नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। देवभूमि की खबरों की शुरुआत करेंगे। द केरला स्टोरी फिल्म पर बवाल जारी है। कुछ लोग इसे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बता रहे हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे सियासी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में सपरिवार द केरला स्टोरी फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम धामी ने कहा, द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे बिना गोली और बम के भारत में आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। फिल्म में इस तथ्य को भी दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने इस फिल्म को वास्तविकता से परिचित कराने और धर्मांतरण और आतंकवाद के विरुद्ध जन जागरूकता को बढ़ावा देने वाली फिल्म बताते हुए सभी प्रदेशवासियों से इस फिल्म को देखने की अपील की। वहीं फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के सवाल पर सीएम धामी ने कहा, इस पर विचार किया जा रहा है। बता दें, इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक दुर्गेश्वर लाल, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल, इसके साथ ही बीजेपी नेता अजय कुमार, मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। केरला स्टोरी सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद, आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है, उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए जिससे कि जो हो रहा है वो सबके संज्ञान में आए, सबके ध्यान में आए और लोग इससे बचें और कहीं ना कहीं इस आतंकवाद से मुक्त हों। खबर रुड़की से है, जहां किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में इकबालपुर शुगर मिल पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। गन्ना बकाया भुगतान को लेकर किए गए इस कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक समेत सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इकबालपुर शुगर मिल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोगों के जुट जाने की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने भी कांग्रेस पार्टी के धरने को समर्थन दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फरमान त्यागी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता, इसके अलावा पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। श्री ऋषिपाल बालियान जी, श्री पुष्किन जी, सोनू जी, श्री विकास जी, जनार्दन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा, और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है। हमने कहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को, ताकि वो सीधे किसानों के खाते में जा सके। उधर कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, जिसको लेकर बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस को सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं इसी कड़ी में रुड़की और मंगलौर में भी बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजरंग दल एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो हमेशा मातृ सेवा और देश सेवा के लिए हमेशा अगली पंक्ति में खड़ा नजर आता है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करना बेहद निंदनीय है, जिसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया।
अपने राष्ट्र भक्त संगठन, मैं राष्ट्र भक्त संगठन कहूँगा, धार्मिक संगठन बजरंग दल पर जो कांग्रेस की कर्नाटक इकाई है उसने अपने घोषणा पत्र में उसको प्रतिबंधित करने की विषय उन्होंने रखा है। तो उस निमित्त आज पूरे राष्ट्र भर में हनुमान चालीसा का विरोध स्वरूप प्रत्येक स्थानों पर बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया। उसी निमित्त आज अपने मंगलौर में भी कार्यक्रम रखा गया। वैसे तो पूर्ण रूप से एक विषय है कि हनुमान जी को रावण ने दुस्साहस किया था छेड़ने का, तो लंका पूरी नेस्त नाबूद हो गई थी। तो ये बजरंगियों को छेड़ा है तो कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व तो रहा ही नहीं, वहां पर तो अस्तित्व समाप्त होगा और बजरंगी और अपने हिंदू संगठनों के लोग उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। कांग्रेस ने और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो बजरंग दल का विरोध किया है, जो मैनिफेस्टो निकाला है, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन को बैन करने का काम किया है। उसके विरोध में हमने यहाँ पर इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी हिंदू भाई एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और आरती की। बजरंग दल ने कोरोना काल में इतना काम किया, हर घर घर ऑक्सीजन पहुंचाई, ब्लड डोनेट किया, इतना रक्तदान किया। बजरंग दल हर समय भारत को एक मजबूत स्तंभ करने का काम करता है। उधर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने मंगलवार शाम को राजधानी देहरादून में मशाल जुलूस निकाला और केंद्र प्रदेश की डबल इंजन सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट प्रकरण और महिला पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक मशाल जुलूस निकाला। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा, देश में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज उठाती रहेगी और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पूरा देश ये सब देख रहा है। तो कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने ये मशाल जुलूस निकाला है, जिसमें डबल इंजन सरकार के खिलाफ ये जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के मद्देनजर अंकिता हत्याकांड पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट प्रकरण को भी उठाया, साथ ही साथ महिला पहलवानों के धरने के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा है। हम लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। इसमें जो अंकिता भंडारी वाले मामले में जो वीवीआईपी का नाम का खुलासा अभी तक सरकार नहीं कर रही है, वो एक मामला है। और दूसरा जो जंतर मंतर पे हमारी बहनें बैठी हुई इतने दिनों से और उनके साथ अभी तक जो बृजभूषण सिंह है उसकी ना गिरफ्तारी हुई है, और जबकि उसमें एक लड़की माइनर है, पॉस्को में जो केस एफआईआर दर्ज हो रखी है, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल है। तो इसके खिलाफ आज हम लोग एक मशाल जुलूस शाम को निकाला। उधर लक्सर में लगातार अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है। प्रशासन के सभी दावे झूठे साबित हो रहे हैं। लक्सर के भिक्कमपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने छापेमारी की और मौके से कई वाहन पकड़े हैं जो अवैध खनन सामग्री से लदे थे। क्षेत्र के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अवैध खनन करने वालों को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए वो बेधड़क अवैध खनन कर रहे हैं। कोतवाल अमरजीत सिंह का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी रहेगा और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले में बढ़ते नशे के रोकथाम के लिए लगातार अभियान जारी है। सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने कड़े दिशा निर्देश दिए, जिसका पालन किया जा रहा है। क्षेत्र में क्षेत्र अधिकारी जूही मनराल ने थाना प्रभारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। इन दिनों जिले में बढ़ते नशे को लेकर लगातार पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है। पुलिस की तरफ से समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एसएसपी सर के निर्देशन में प्रत्येक थानाध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वो सतर्क रहेंगे। अपनी टीम्स को, हर थानेवार टीम्स बनाई गई हैं जिसको निकालेंगे क्षेत्र में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि इन चीज़ों में कौन लोग कुछ अभ्यस्त लोग होते हैं और कौन लोग नए जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारी CIU है जो इसमें लगी हुई है और ऑलरेडी जो पहले इस कार्य में संलिप्त रह चुके हैं उन पर भी हम लोग अपनी नज़र रख रहे हैं। यहाँ नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे वार्ड में। छोटे छोटे बच्चे
इसमें पी के परेशान हो रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान है बेचारे। अब बताओ क्या करें, नशा उनमें दूसरे में पड़ जाती है तो दूसरे बेचने लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पति सहित 5 ससुराल के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया। लक्सर के रसूलपुर निवासी मान सिंह ने लक्सर थाना में केस दर्ज कराया है और अपने दामाद समेत 5 लोगों पर केस किया। इसके साथ ही आपको बता दें, मान सिंह ने अपनी बेटी की शादी 2018 के लक्सर क्षेत्र के रायसी में की थी। शादी में महंगी कार नहीं मिलने से नाराज ससुराल वालों ने महिला को मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उसके पति सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेरे पति फौज में है। मेरे पति का चरित्र अच्छा नहीं है। भिन्न भिन्न महिलाओं के साथ वो अवैध संबंध रखते थे और ये मेरे ससुराल वालों को पता था। मेरे ससुराल वाले, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे से ज़मीन की डिमांड करते थे कि ज़मीन ले आओ, अपने पिता की ज़मीन ले आओ, तीसरा हिस्सा ले आओ, हम 3 बहन हैं। मैंने 2020 में मेरे पति को पकड़ा तो 2020 में भी उन्होंने मुझे लिखित में लिख के दिया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगा। वो लिखित में मैंने जमा कर रखा है कोर्ट में भी। उसके बाद मेरे पति का फिर भी दुर्व्यवहार ऐसे ही रहा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। खबर हरिद्वार से है, जहां वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन हो गया। सुशीला बलूनी के अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार लाया गया। खड़खड़ी स्थित शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। राज्य के कई आंदोलनकारी राजनेता और परिवार अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बता दें, सुशीला बलूनी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिडकुल में इंडस्ट्रियल एरिया में बनी अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें, बुलडोजर कार्रवाई में अब तक 4 मजारें ध्वस्त कर दी गई। पुलिस फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। खबर बेरीनाग से, जहां आदि कैलाश यात्रा के लिए निकला यात्रियों का पहला दल ओम पर्वत के दर्शन कर रही वापस धारचूला लौट आया। व्यास घाटी की कुटी जोलिंगकांग सड़क बर्फबारी के कारण पिछले 1 सप्ताह से बंद है, जिस कारण आमजन के MVN के कर्मचारी और सुरक्षा बल भी आगे नहीं जा पा रहे। ऐसे में यात्री भी जोलीकांग आदि कैलाश पर्वत और पार्वती कुंड के दर्शन नहीं कर पाए। अगली खबर विकासपुर के सहसपुर से है, जहां नरभक्षी बाघ के आतंक से आतंकित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पूरी रात ग्रामीण सड़क को जाम करके रखते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन भारी फोर्स के साथ रात को ग्रामीणों को आश्वासन देने के लिए जुटा। बता दें, 2 दिन पहले सहसपुर क्षेत्र में एक 4 साल के मासूम बच्चे को निवाला बनाया गया था। बाघ की तरफ से निवाला बनाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा फूट गया। बाघ ने लगातार क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ है। उसे देखकर गोली मारने के आदेश मिल चुके हैं, लेकिन आए दिन बाघ की दहशत लोगों में देखने को मिल रही है। अब तो आलम यह है कि बाघ दिन दहाड़े लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए घूमता नजर आ रहा है। कभी घर तो कभी पेड़ों पर बाघ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों के दिल में नरभक्षी बाघ को लेकर दहशत बैठ गई है। ना तो बहुत देर में दिया जा रहा। ये जो हमारे यहाँ ट्रेजरी हो रही है, 6 महीने पहले से गुलदारे हैं हमारे यहाँ। जंगलात वाले पहले आए कि इन्हें पिंजरा लगाओ, पकड़ो, ये करो। आज ये जो हमारे बीच में पब्लिक आज जागरूक हुई, इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे गांव का एक बच्चा खा लिया परसों 2 दिन पहले, तो आज किसी का बच्चा खा, कल को हमारे भी खाएगा। देखिए, कारण ये है कि 3 दिन पहले यहाँ पे जो है एक 4 साल के बच्चे एहसान को जो है गुलदार ने अपना हबस का निवाला बनाया। हमने मांग की थी भाई इस गुलदार को, ये आदमखोर हो चुका, इसको जो है मारने के आदेश जो है प्रशासन जो है शासन दे पड़ते प्रशासन को जाए, लेकिन यह इसको पकड़ के यहाँ से कहीं जंगल में छोड़ा जाए। कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। खाली 4 लोग जंगलात के घूम रहे हैं बैटरी लेके। उनके पास खाली जो है ना, खाली पिस्टल है उनका, उनके पास
उसमें जो है गोली भी नहीं है। हमने कहा भाई तुम करोगे क्या? आज फिर उसने, हम 2-3 दिन से हमने प्रशासन को पहले कहा था भाई इसकी व्यवस्था कर लो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। पूरा गांव जो है दहशत में है। और अगली खबर हरिद्वार से है। पुलिस ने ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने वाले गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह ने बीते सप्ताह कनखल थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में लगी है। खोजबीन के बाद पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले नाजिम और मंसूर नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी महिलाएं अभी तक पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हैं। पुलिस ने इन्हें बैरागी कैंप के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा 18 घटनाओं को पहले अंजाम दिया गया है और पूछताछ अभी भी जारी है कि कितनी घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम देने की साजिश रची थी। ज्वेलरी दिखाने के लिए बोले, एक ग्राहक की तरह आए थे। ज्वेलरी जब दिखाई गई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी वो गायब कर दिए और जब वापस आए तो शॉपकीपर को पता चला कि ये ज्वेलरी गायब हो गई है। इस सूचना को लेके जब थाने पे आए तो थाने से फिर एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसको चेक किया गया तो ये संज्ञान में आया कि ये लोग गाड़ी से आए थे और उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब देखा गया तो जो अभियुक्त हैं वो ट्रेस हो गए। फिर अभियुक्त फिर से, क्योंकि इनका जो ये हैबिचुअल थे इस तरह की घटना करने के लिए, वेस्टर्न यूपी में लगभग 18 घटनाएं ये कबूल किए हैं। बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन सी घटना की हैं। तो फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे तो बैरागी कैंप के पास घुड़सवार पुलिस लाइन के पास से इनको गिरफ्तार कर लिया। तो ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल थीं। फिलहाल वो महिलाएं अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने 18 घटनाओं को अंजाम दिया था, कई और घटनाओं को अंजाम देने की साजिशें रच रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों की पहचान की गई, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो हरिद्वार में एक बड़ा नेटवर्क इनका फैल रहा था। अलग अलग दुकानों से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले इस गिरोह के 3 सदस्यों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी कार्रवाई हुई है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके गिरोह में कितने लोग शामिल थे, किस तरह से ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस ज्वेलरी शॉप में भी इस गिरोह ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। लाखों का सामान यहां से लेकर ये फरार हो गए थे और शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने जब इन तीनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो इसमें फिलहाल 3 तो पुलिस के चंगुल में फंस गए हैं, लेकिन 2 महिलाएं जो इस गिरोह में शामिल थी वो अभी फरार चल रही हैं, जिनको ढूंढने के लिए पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो हरिद्वार में इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी शॉप पर इन्होंने लाखों का आभूषण चुराकर यहां से फरार हुए थे। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 18 ज्वेलरी शॉप पर वारदात को अंजाम दिया था और ऐसे में जिस तरह से 18 चोरी की घटनाओं में ये लोग शामिल थे, इससे पुलिस ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये ज्वेलरी शॉप पर ही चोरी की घटना को अंजाम देते थे, यानी इन चोरों का मकसद गहने चुराना ही होता था। और एक बार फिर से इन्होंने हरिद्वार में भी अपने गिरोह के साथ मिलकर इस ज्वेलरी शॉप पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस बार ये जो गिरोह है ये असफल रहा और इस गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूरा मामला थाना कनखल क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद रास्ते में बुग्गी खड़ी करने को लेकर हुआ था। देखते ही देखते ये विवाद पथराव में बदल गया। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
ये पूरा मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रुड़की में ये विवाद और विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई है। दो पक्षों में मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो बातों से ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे कार के शीशे भी तोड़े गए हैं और एक दूसरे पर पत्थरबाजी की जा रही है। हाथापाई के बाद ये दोनों गुट जो है वो पत्थरबाजी पर उतर आया। कहा जा रहा है कि रास्ते में बुग्गी खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। लक्सर पुलिस ने एक बार फिर से अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही शराब बनाने की भट्टी उपकरण, करीब 50 लीटर कच्ची शराब और 200 लीटर कच्चा लहन नष्ट किया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने लक्सर के कुआखेड़ा गांव में सोलानी नदी घाट पर छापा मारकर कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां मंगलौर के नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सड़क दुर्घटना के दौरान 2 लोग घायल हुए। इनको इलाज नहीं मिला। अस्पताल की सीढ़ियों पर ही पीड़ित दर्द से करहाता रहा और घंटों डॉक्टरों का इंतजार किया गया। जब इस पूरे मामले की जानकारी सीएमओ को दी गई, तब कुछ स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल पहुंचे और घायलों को इलाज किया गया। अस्पताल के डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि अगर इस तरह की लापरवाही को जांच में सही पाया गया तो विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सकते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। डेफिनेटली वो मेरे पास फोटोग्राफ आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कोई आदमी अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो इमरजेंसी जो खुली हुई है जिसमें बिस्तर लगे हैं वहाँ क्यों नहीं लेट रहा, वो क्यों सीढ़ी पे लेट रहा है। तो इसको मैं दिखवा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, इस तरह की रिपीटिशन नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ जो मरीज को लेके जा रहा है उसे भी इतनी तो एक रखना चाहिए कि आप किसी को सीढ़ी पे क्यों लेटा रहे हो जबकि वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, इसकी भी जो भी कार्रवाई अगर आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। बाकी मेरे स्तर से वहाँ बात कर ली गई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। आपके प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि आपके कद्दावर नेताओं को झूठे आरोप लगाकर जेल भेजा जा रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव में करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों में छापे मारे गए, लेकिन ईडी और सीबीआई को कुछ नहीं मिला। जांच एजेंसियों ने जानकारी दी कि आपने गोवा चुनाव में मात्र 16 लाख रुपए खर्च किया। उन्होंने कहा जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां लोगों को फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस सेवा, ये तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। यही बात बीजेपी को पच नहीं रही, इसीलिए ईडी और सीबीआई से आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच कराई जा रही है और झूठे आरोप लगाकर मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। मोदी जी के दबाव में ईडी और सीबीआई ने गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, उसके सबूत दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहे। सीबीआई ने कहा था कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले में लिया गया, इसको गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया और पिछले 7-8 महीने में जो आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में वेंडर रहे उन सबको गिरफ्तार करके उन्होंने पूरी जो छानबीन की, उस छानबीन के बाद जो तथ्य निकल करके आए उसमें आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में सारा लेन देन चेक के माध्यम से किया, ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं किया। केवल 19 लाख रुपए की रकम एक राज्य के चुनाव में नगद कैश के रूप में खर्च की। ऐसा करके ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी इस बात को साबित किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।